नलिन की दोस्त रिचा कई दिनों बाद अनुपमा के घर आती है। अनुपमा और राज को बताते हुए रिचा कहती है, नलिन को मेरे पापा ने मुंबई में एक बहुत ही अच्छी जॉब ऑफर की थी और उसने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली है। वो अब मुंबई में ही रह रहा है। का हमार बिटवा मुंबई जैसे बड़े शहर चला गया और हम लोगन को बताया भी नहीं और ना ही कुछ पूछा। ऐसे कैसे? लेकिन तुमको ये सब कैसे पता बिटिया? आंटी जी, नलिन की जॉब के लिए मैंने ही बोला था पापा से और नलिन को मैंने ही मना किया था कि आपको ना बताए। आप लोगों को मैं बताऊंगी और सरप्राइज दूंगी। नलिन इतना पढ़ा लिखा है, फिर भी वो तुम्हारे एहसान की दी हुई जॉब के लिए मान गया। अरे यहाँ क्या किसी चीज की कोई कमी रह गई थी? अंकल, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? कमी कुछ भी नहीं थी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए बड़े कदम लेने पड़ते हैं और मुझे तो लगा कि ये बात सुनकर आप लोगों को खुशी होगी। हमें खुशी होगी कि हमारा बेटा आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन बस आपके इस लेकिन की वजह से ही नलिन आगे नहीं बढ़ पाया। मैं उसकी दोस्त हूँ, मैं उसके भले के लिए ही बोलूँगी। मेरी मानिए तो मेरे पापा की कंपनी को ज्वाइन करके नलिन ने बहुत अच्छा किया। लेकिन हम सबको बिना बताए जाने की क्या जरूरत थी? हम कौन सा मना कर देते? मैंने ही मना किया था बताने के लिए। मैंने बोला कि मैं बता दूंगी। और वैसे पेरेंट्स को बच्चों का फ्यूचर जिसमें ब्राइट दिखेगा वहीं पर जाने के लिए बोलेंगे ना। रिचा की बात सुनकर राज और अनुपमा दोनों को बहुत बुरा लगता है कि उनका बेटा उन्हें ही कुछ बिना बताए ही मुंबई चला गया। लेकिन अपने बेटे के भविष्य के लिए वो कुछ नहीं बोलते और ये बात घर पर भी सबको बता देते हैं। सबको ये बात खटकती तो है, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता। अनुपमा घर का काम कर रही थी, तभी अनुपमा को एक औरत के चीखने की आवाज आती है। मत मारो मुझे, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मत मारो मुझे। अनुपमा उस आवाज का पीछा करते हुए पड़ोस के घर में जाती है तो दरवाजा खटखटाने लगती है। काफी देर तक कोई दरवाजा खोलने नहीं आता तो अनुपमा आवाज लगाकर बोलती है, देखो जो कोई भी अंदर है दरवाजा खोलो। हमको पता है जानबूझकर दरवाजा नहीं खोल रहे हो तुम। दरवाजा खोलो वरना हम पूरे मोहल्ले को यहाँ इकट्ठा कर लेंगे। अनुपमा की बात सुनकर एक विवेक नाम का आदमी दरवाजा खोलता है और अनुपमा से बोलता है, क्या है? आप कौन है? बार बार हमारा दरवाजा इतनी जोर से क्यों खटखटा रही हो? अरे कोई काम नहीं है क्या आपको? अब चुप क्यों खड़ी हो? बताओ क्या काम है? वो भाई साहब, यहाँ से किसी औरत की बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आत रही। किसी को चोट लगी है का? हम यहीं पास में रहते हैं। अनुपमा नाम है। आप नए आए होंगे इसलिए शायद आपको पता नहीं है। अरे नया आया हूँ तो क्या हुआ? तो ऐसे पड़ोसियों को परेशान करोगी? और कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? और सुनो, कोई आवाज नहीं आ रही यहाँ से, कहीं और से आ रही होगी। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। नहीं भाई साहब, हम आवाज का पीछा करते हुए यहाँ आए हैं और जैसे ही हमने आपका दरवाजा खटखटाया आवाज अचानक से ही बंद हो गई। अरे पागल वागल हो क्या? किसी को परेशान कर रही हो और ऊपर से झूठ भी बोल रही हो। वाह, हटो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अनुपमा बार बार विवेक से सवाल किए जा रही थी। विवेक बार बार अनुपमा को मना कर रहा था। विवेक अनुपमा पर चिल्लाने लगा। तभी वहाँ राखी आ जाती है और ये सब होते देख लेती है। राखी वहाँ आकर कहती है, मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हो? और ये कौन है जो आपसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है? राखी बिटिया, इनके घर से एक औरत की रोने की आवाज आ रही थी तो हम सोचे एक बार आकर देख ले कि कोनो बात तो नहीं हो गई। लेकिन क्या? ऐसे कैसे किसी के भी घर के मामलों में घुस रहे हो? और मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। और ये अपना महिला मोर्चा ना कहीं और जाके निकालो। क्या मम्मी, आप भी देख नहीं रही हो क्या? कैसा आदमी है ये? कुछ भी करे, हमें इससे क्या मतलब? आप इसके मुंह क्यों लग रही हो? चलो यहाँ से। राखी इतना बोलकर अनुपमा को अपने साथ लेकर जाने लगती है। जैसे ही अनुपमा वहाँ से जा रही थी तभी उस औरत की फिर से आवाज आने लगती है। अब की बार विवेक का दरवाजा भी खुला था। ये देखकर अनुपमा सीधा उसके घर में घुस जाती है, जहाँ उसकी पत्नी जमीन पर पड़ी थी। उसके सर में काफी चोट लगी थी। ये देखकर अनुपमा उस आदमी पर गुस्सा करते हुए कहती है, मतलब हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। तुम अपनी बीवी को मार रहे थे। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? जो औरत तुम्हारे घर का सारा काम करत है, बच्चों को संभालत है, तुम्हारी माँ को संभालत है, यहाँ तक कि तुम्हारी सेवा तक करत है, तुम उसे ही मारत हो। ओए, ये मेरे घर का मामला है और ये मेरी बीवी है, मेरी। मैं इसे मारूं, पीटूं या जान से क्यों ना मार दूं? तू कौन होती है बोलने वाली? चल निकल मेरे घर से। विवेक की बात सुनकर वहीं खड़ी राखी काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती है, मम्मी चलो यहाँ से। देख नहीं रही हो उसने अपनी पत्नी का क्या हाल किया?
कहीं ये हमें भी कुछ ना कर दे। चलो आप यहाँ से। अरे इन जैसे लोगों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें तो अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये हमको कुछ कर सके। जो आदमी अपनी ही बीवी को 4 दीवारी के अंदर मार सकत है, उसका नाड़ा तो पुलिस को देखकर ही ढीला हो जाएगा। देख क्या रही है? मिल गई खुशी। यही तो तू चाहती थी कि पूरे मोहल्ले के आगे तमाशा हो। अब चल, इसे बोल कि ये हमारा घरेलू मामला है, तभी ये मंद बुद्धि यहाँ से जाएगी। चल बोलना, देख क्या रही है? बहन जी, ये मेरे पति हैं और मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है इनके मेरे साथ कुछ भी करने से। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा पैर फिसल गया था, तभी मैं गिर गई और मेरे सर पर चोट आई है। मेरे पति तो मेरी मदद के लिए ही आ रहे थे। यहाँ मेरे पति हैं, आप कृपया करके यहाँ से जाएं। देखा मम्मी, आपको महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ लोगों को अपनी ही नहीं पड़ी होती और एक आप है कि दूसरों की चिंता कर रही हो। चलो यहाँ से। बहन, हम भी एक औरत हैं और तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, लेकिन ये बात तुम्हें समझनी होगी। शादी की गाड़ी जोर जबरदस्ती से धक्का देकर कभी नहीं चलत है, बल्कि शादी की गाड़ी तो प्यार और सम्मान से चलत है और तुम्हें ये सब सहने की कोनो जरूरत नहीं है। ये क्या ड्रामा लगा रखा है? मेरी बीवी ने बोल दिया ना कि वो गिर गई थी, तब उसे चोट आई है। समझ नहीं आती क्या? चलो चलो निकलो यहाँ से। विवेक अनुपमा और राखी को धक्का देकर बाहर निकाल देता है। राखी तो घर आ जाती है, लेकिन अनुपमा वहीं विवेक के घर के पास खड़ी हो जाती है। अनुपमा को उस औरत के लिए बहुत बुरा लगता है। काफी देर तक अनुपमा घर के बाहर ही रहती है। तब तक अनुपमा को कोई आवाज भी नहीं आती, लेकिन कुछ देर बाद अनुपमा को वापस आवाज आती है। मत मारो मुझे, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने किसी को भी नहीं बुलाया था यहाँ। अनुपमा को जैसे ही आवाज आती है, वो नीतू को विवेक के घर बुला लेती है और वापस दरवाजा खटखटाने लगती है। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद विवेक दरवाजा खोलता है और बोलता है, तुम फिर यहाँ आ गई? तुम्हें कोई काम वाम नहीं है क्या, जो बार बार मुंह उठा के मेरे ही घर चली आती हो? और अब ये कौन है, इसे तुम अपने साथ लेकर आई हो? तुम डर कौन बात से रही हो? अरे जो आदमी अपनी ही बीवी को इतनी बुरी तरह मारत है, अब भी तुम उसकी परवाह करत हो? तुम आज की औरत हो, दबने वाली ना ही हो, बल्कि गुनहगारों को उनकी सजा देने वाली औरत हो। देखो, हम तुम्हारा नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि तुम खुद को अकेला मत समझो। अगर तुम खुद के लिए आवाज नहीं उठाओगी तो कल को क्या पता यही सब तुम्हारी बेटी के साथ भी हो। तुम दोनों मेरी बीवी को उल्टी पट्टी क्यों पढ़ा रही हो? और तूने ही इन्हें बुलाया है ना? चल अब तू इन्हें भगा यहाँ से, वरना मैं तेरा वो हाल बनाऊंगा कि कहीं मुंह खोलने लायक नहीं बचेगी। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। विवेक अपनी बीवी को मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन उसकी बीवी उसका हाथ पकड़कर झटक देती है। अब और नहीं, तुम मेरे पति थे और मैंने तुम्हें भगवान का दर्जा दिया था, लेकिन ये भूल गई थी कि आम इंसान को भगवान मानेंगे तो उसका राक्षस निकलेगा ही। ये तू क्या बोल रही है? अरे मैं तेरा पति हूँ, तुझे 2 वक्त की रोटी मैं देता हूँ, ये औरतें नहीं। और तू इनके सामने मुझे जवाब दे रही है? अरे अभी तुझे 1 मिनट में उठाकर बाहर फेंक सकता हूँ, समझी? तू रोटी देते हैं? अरे रोटी तो तभी खा पाते है ना जब तुम्हारी बीवी बना कर देते हैं और तू इसे समझाते है। और रही बात सड़क पर फेंकने की, तो तुझ पर ऐसा कानूनी मुकदमा ठोकूंगी ना कि तू जाएगा जेल में और तेरे पैसे, तेरा घर, सब कुछ तेरी बीवी को मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे लिए आवाज नहीं उठाती तो शायद कभी मैं खुद के लिए कुछ बोल ही नहीं पाती। अनुपमा और नीतू की दी हुई धमकी की वजह से विवेक शांत हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। उसके बाद धमकी की वजह से ही सही, लेकिन विवेक अपनी बीवी के साथ अच्छे से व्यवहार करता है। आशिका एक बहुत ही सुंदर और अमीर खानदान की लड़की थी। उसकी शादी आशीष नाम के एक लड़के से हो चुकी थी। आशिका के सास ससुर के स्वर्गवास के बाद उसकी छोटी ननंद शगुन की जिम्मेदारियां भी आशिका और आशीष के कंधों पर थी। ऐसे ही एक रात जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो शगुन चुपके से घर के बाहर जाती है और करीबन 3 घंटे बाद लौटकर वापस आती है। तभी आशिका पानी पीने के लिए उठती है और शगुन को इस तरह से घर में लौटते हुए देख लेती है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और चुप रहती है। सुबह जब सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तो टेबल पर बैठे बैठे शगुन सो रही होती है और उसको जगाते हुए
आशिका बोलती है। ओ मैडम, रात को कोई जंग लड़ने गई थी क्या, जो टेबल पे बैठे बैठे झपकियाँ मारी जा रही हो? अरे भाभी, वो बस मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। क्यों? अब मेरा मतलब था कि मेरा मन कर रहा है और सोने का। आज मौसम अच्छा था ना, तो नींद बड़ी अच्छी आ रही थी। अच्छा जी, पर ऐसा क्यों? पहले तो कभी मन नहीं हुआ तुम्हारा ऐसा। भाभी हद है मतलब। अरे मेरा मन है, जो कुछ भी करेगा मुझसे पूछ कर करेगा ना। अब मैं अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकती क्या? आपको उसमें भी दिक्कत है? अरे ऐसा कुछ नहीं है सच में। छोड़ो भाभी, ऐसा है या वैसा है मुझे नहीं पता। हो गया मेरा नाश्ता, जा रही हूँ मैं कॉलेज। इतना बोलकर शगुन कॉलेज चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। शगुन आए दिन छुप छुप कर किसी से मिला करती। ये सब देखकर आशिका को उसकी चिंता होने लगती है कि वो कहीं किसी गलत आदमी के चक्कर में ना आ जाए। उसकी ये सारी हरकतें देखकर आशिका उससे बोलती है। शगुन, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का है क्या? अगर है तो तुम मुझे बता सकती हो। क्या बात कर रही हैं आप? आपका दिमाग तो सही है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपनी दोस्त समझ के कोई भी बात मुझे बता सकती हो। शगुन वहाँ से पैर धमकाती हुई गुस्से से चली जाती है और आशिका अपने पति को इस बारे में सब बताती है, मगर उसका पति उल्टा उसी को डांट देता है। ऐसे ही एक रात शगुन फिर से छुपकर घर से बाहर जाती है और इस बार जब वो वापस लौटती है तो उसे इस तरह आते हुए आशिका रोक लेती है और गुस्से से उसे एक जोरदार तमाचा लगाकर बोलती है। अरे आखिर बात क्या है? तुम आखिर इतनी रात को बाहर क्यों जाती हो? आपको इन सब से क्या लेना देना? और एक बात बताओ, आपकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? अरे लेना देना है, तुम मेरे लिए मेरी बहन जैसी हो और मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। आज तो आपने ये हिम्मत कर ली, लेकिन आज के बाद अगर आपने ये हिम्मत दोबारा दिखाई ना, तो आपकी औकात दिखाने में ना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। इतना बोलकर शगुन अपने कमरे में आ जाती है। एक सुबह उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक महसूस नहीं होती और उसका जी मचलने लगता है। साथ ही उसे उल्टियां भी होने लगती हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। ऐसे ही एक सुबह जब वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो ये बात अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके बताने की कोशिश करती है, मगर वो बहुत बार फोन करती है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड फोन नहीं उठाता और उसका फोन बंद आने लगता है। ऐसे ही एक बार आशिका का छोटा भाई नमन उनके घर आता है। नमन को देखकर शगुन अपने मन में सोचती है, अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे और मेरे बच्चे को बचाने के लिए। शगुन नमन के पास जाकर उससे बोलती है। हाय नमन, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ। दोनों बैठकर काफी देर तक बातचीत करते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और शगुन आए दिन नमन के करीब आने की कोशिश करती है। कभी जानबूझकर गिरने का नाटक करती तो कभी गलती से उसके कमरे में आ जाती, लेकिन नमन इस सब दिखावे को प्यार समझने लगता है। ऐसे ही जब एक दिन आशिका और आशीष कहीं घर से बाहर गए होते हैं तो शगुन इस बात का फायदा उठाने के बारे में सोचती है और नमन के जूस में कुछ नशीली दवाई मिला देती है, जिसके बाद नमन बोलता है। शगुन, मेरा सर पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा फटे जा रहे हैं। अच्छा, ये क्या कर रही हो तुम? इतना बोलकर नमन बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब आकाशी और आशीष आते हैं तो शगुन रोने का दिखावा करती है, साथ ही अपने कपड़े भी फाड़ लेती है, बाल बिखेर लेती है और उसकी ये हालत देखकर उसकी भाभी उससे पूछती है। ये सब क्या है शगुन, क्या हुआ तुम्हें? भैया नमन ने नशे की हालत में मेरे साथ। कहाँ है वो? आशीष गुस्से से उसके पास जाता है और एक मग पानी
सीधा उसके मुंह पर डाल देता है। नमन होश में आता है। आशीष उसको खींचकर एक जोरदार तमाचा लगाता है और उससे बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने, मेरी बहन के साथ ये सब करते हुए? लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। ज्यादा अपने भाई का पक्ष मत लो, और अगर लेना ही है ना तो तुम भी जा सकते हो यहाँ से। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। आपको जो बोलना है आप वो बोलिए। दीदी आप रहने दो ना। और जीजू सच में मैंने कुछ नहीं किया। बस मेरी बहन की बदनामी और तू इसका भाई है, बस इसलिए चुप हूँ। अगर आपको यही लगता है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन सच में मैंने ऐसा नहीं किया। अपनी बहन की इज्जत के बारे में सोचते हुए आशीष नमन को छोड़ देता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब सभी घर वालों को पता चल जाता है कि शगुन माँ बनने वाली है और वो घर में सबको यही बताती है कि इस बच्चे का बाप नमन है। आशीष नमन को फोन करके अपने घर बुलाता है और उससे बोलता है, कमीने, आज तेरी वजह से मेरी बहन माँ बनने वाली है। अब तू इससे शादी करेगा, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा बच्चा नहीं है जीजू, जबरदस्ती मुझ पे क्यों डाल रहे हो ये? अगर तू शगुन से शादी नहीं करेगा तो मैं तेरी बहन को छोड़ दूंगा। नमन अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए शगुन से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और नमन शगुन की सच्चाई सभी के सामने लाने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए उसका ब्लड सैंपल निकलवाकर एक डीएनए टेस्ट करवाता है, जिसमें उसे ये पता चल जाता है कि वो बच्चा नमन का नहीं है। वो शगुन को लेकर वापस उसके मायके जाता है और सभी के सामने ये सारा सच बता देता है। आशीष गुस्से से अपनी बहन को तमाचा लगाकर बोलता है, अरे शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? नमन, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम इसको छोड़ना चाहो तो कर सकते हो। नहीं जीजू, मैं एक लड़की की इज्जत को अच्छे से समझता हूँ। मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी किया सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए किया। मेरे अलावा उसका इस दुनिया में और है ही कौन? और मैं अपनी गलतियों की सजा अपने मासूम बच्चे को नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। सभी लोग शगुन को माफ कर देते हैं और एक बार फिर से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। कुछ ही समय बाद शगुन एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और फिर सब लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये चालाक ननंद की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी ननंद? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।